तो आज का टॉपिक मेरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक न्याय के आधार पर शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मोहनगर में हुआ था, जो कि सैनिक छावनी थी। उनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में कार्य किया करते थे। बचपन में जब अंबेडकर शिक्षा ग्रहण करते थे तो जब वो मुंबई गए और उनके पिता और वो एक कमरे में रहने गए, वहाँ काफ़ी गरीब लोग पहले से रहते थे और अंबेडकर भी अपने पिता के साथ रहने के लिए गए। उनके पास पर्याप्त ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि दोनों एक साथ सो सके, एक बार में सो सके। उनके पिताजी और वो बारी बारी सोया करते थे और रात में दीपक की हल्की रोशनी पे अंबेडकर शिक्षा ग्रहण कर लिया करते थे। अंबेडकर की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें है बहिष्कृत भारत, मूक नायक, जाति का विनाश, शूद्र कौन थे, अछूत, रुपये की समस्या, इसका उद्गम और समाधान। जब भी अंबेडकर का नाम आता है तो सबसे पहले उसमें महिला और अछूत, जिनको हम दलित कहते हैं, उनका नाम भी लिया जाता है। और सामाजिक न्याय में भारत के संदर्भ में सबसे पहले अंबेडकर का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि अंबेडकर ने ही सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़े प्रयास किए। मृत्यु इनकी 6 दिसंबर 1954 को हो गई थी। जब हम अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम सामाजिक न्याय के बारे में जानेंगे। सामाजिक न्याय को जानने के लिए हमें एक बार सामाजिक अन्याय को जानना पड़ेगा कि सामाजिक अन्याय क्या है, सामाजिक भेदभाव क्या है। भेदभाव को पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद हम सामाजिक न्याय पे चर्चा करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। जब हम समझेंगे सामाजिक न्याय को, सबसे पहले हमें भेदभाव को समझना पड़ेगा। भेदभाव क्या है? भेदभाव 2 प्रकार से होता है, जिनको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या क्या होता है? पहले तो होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है सोशल। इंडिविजुअल आमतौर पर जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे घर में माँ पिताजी एक बच्चे से ज़्यादा प्यार कर लेते हैं या कम करते हैं, किस प्रकार से मानते हैं, उनके साथ अलग बर्ताव करते हैं। जैसे शिक्षकों में भी हम मान लेते हैं कि शिक्षक कहाँ पे क्या कर लेते हैं, अलग अलग विचार रख लेते हैं। आमतौर पर ये भावनाएं सही नहीं मानी जाती हैं। इंडिविजुअल जो वैयक्तिक होती है, मतलब ये भावनाएं सही नहीं मानी जाती हैं। जो सोशल होता है, सामाजिक न्याय की बात यहाँ पे आती है। इसमें जाति के आधार पर हो सकता है। जब भारत की बात की जाएगी तो इसमें जाति आएगी। जैसे यहाँ पे अगर अमेरिका की बात की जाती है तो इसमें रंग भेद की बात की जाएगी। रंग भेद के आधार पर किया जा सकता है। फिर इसमें आर्थिक आधार पर भी हो सकता है, राजनीतिक आधार पर भी हो सकता है। भारत में जातिगत आधार पर भेदभाव ज़्यादा हुए हैं। अमेरिका में जैसे रंग भेद के आधार पे, जैसे भारत में ही बोला जाता था ब्लैक इंडियन, इस प्रकार से भी भेदभाव हुआ है। सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, भारत में अंग्रेजों के टाइम पे रंग जैसे बोलते थे ब्लैक इंडियन, उस आधार पर भी यहाँ भेदभाव हुआ है और अमेरिका में भी हुआ है। आर्थिक आधार पर अभी भी हो रहे हैं भेदभाव, वो होते ही हैं सभी जगह, यहाँ भी होते हैं, हर जगह होते हैं। सिर्फ भारत की ये बात नहीं है। लेकिन अंबेडकर के संदर्भ में हम सिर्फ इसको भारत में देखेंगे। अंबेडकर का अगर नाम लिया जाएगा, पहले जाति हम देखेंगे, फिर महिला, क्योंकि अंबेडकर ने महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे बड़े प्रयत्न किए। इसमें आर्थिक भी आ सकता है। क्योंकि आज का जो हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें भी अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही और उनकी एक रुपये की समस्या को लेकर एक पत्रिका भी प्रकाशित हुई थी। किसी को डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। भेदभाव समझ में आया? किस आधार पे होता है? आज के टाइम पे महिलाएं राजनीति में सक्रिय भाग लेती हैं। आप लोग में से कोई भी बता सकता है सक्रिय रूप से
बराबर की हकदारी है राजनीति में? कोई बता सकता है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि 10 या 15% से ऊपर की महिलाएं राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। ये किस आधार पे है? इसको नाम दिया जाता है ग्लास सीलिंग, कांच की दीवार। महिलाओं में एक भावना बनी रहती है कि समाज है, भय है, परिवार है, आसपास के लोग हैं, और मन में सोचती हैं या लोग उनको रोकते भी हैं। वो कुछ करना चाहती हैं तो कर नहीं पाती हैं, तो एक दीवार सी बन जाती है। उनको कुछ करना है, कहीं जाना है तो डर जाती हैं, उनके मन में भय रहता है, तो वो कर नहीं पाती हैं। ये दीवार दिखाई नहीं देती है। जैसे आपको कुछ करना है तो आपके माइंड में पहले ही थॉट आ जाता है कि आप कैसे करेंगे उसको, यहाँ पे लोग रोकेंगे, यहाँ पे ये समस्या होगी, शहर में आप जा रहे हैं तो आपको डर रहता है कहाँ क्या हो जाए, आप किसी दूसरे को लेके चलते हैं, ये भय है। तो एक दीवार सी बन जाती है आपके वातावरण में, आपके लिए, महिलाओं के लिए। महिलाएं लगभग 10 से 15% ही राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले पाती हैं, चाहे वो पंचायती स्तर पर हो, विधानसभा के स्तर पर हो, या संसद में हो, या सिविल सेवाओं में हो। महिलाओं में आज के टाइम पे इतनी काबिलियत है। स्कूल टाइम पे महिलाएं टॉपर रहती हैं, मेधावी रहती हैं, लेकिन बाद में वही महिलाएं जो स्कूल और कॉलेज तक अग्रणी स्थान प्राप्त करती हैं, आगे चलकर वो उतनी आगे नहीं रहती है। जबकि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक महिलाएं पढ़ाई करती हैं, उसके बाद जब आगे चलती हैं तो अभी बोल रहे हैं कि विकसित राष्ट्र भारत बनना है और चंद्रमा पे भी जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, हर जगह महिलाएं हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में बिल्कुल भी नहीं है। 1, 2, 3, 4% कहीं है भी, तो कहीं है तो 10-15% उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये किस आधार पे है? उनके साथ एक टाइम पे बेहद ज़्यादा भेदभाव किया गया, वो प्रताड़ित हुई, सती प्रथा का नाम सुना होगा, दबाया गया, और वो विचार आज तक चल रहे हैं। इसको मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ यहाँ से क्योंकि सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और सामाजिक न्याय इसी आधार पे होता है। सामाजिक जो भेदभाव है, इस सामाजिक भेदभाव जब हम कम करते हैं, उससे बचने के लिए जो प्रावधान किए जाते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, तो तब आता है सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस। जब अन्याय हो रहा है तभी तो न्याय होगा। भेदभाव हो रहा है, भेदभाव पहली चीज़ अन्याय है। जब ये अन्याय हो रहा है उसके बाद सामाजिक न्याय की बात की जाती है, सोशल जस्टिस की बात की जाती है। तो सीधे अर्थों में सामाजिक अन्याय का विपरीत सामाजिक न्याय माना जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है भेदभाव। भेदभाव किन आधारों पे हो सकता है? रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर, बाकी आधार पर भी हो सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है यही है। खासकर अंबेडकर के संदर्भ में यही है। और इसी के साथ एक टॉपिक है, इससे जोड़ के एक टॉपिक को चलना है हमने, शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक न्याय के आधार पर शिक्षा, किस प्रकार की उनकी शिक्षा थी, सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने क्या कार्य किए। तो शिक्षा का जो बेसिक है, शिक्षा जो बेसिक तौर पे है, संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय जुड़ने से शिक्षा बनी है, जिसका मतलब सीधे तौर पे होता है सीखना या सिखाने की प्रक्रिया। सीखना या सिखाने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को पहचानते हैं, उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं और उसको अपने व्यवहार में ढाल देते हैं। यही शिक्षा है, जो प्रक्रिया है सीखने और सिखाने की। तो सामाजिक न्याय से हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं, शिक्षा को? ये क्लियर हो गया? हर किसी को समझ में आया? किसी को कहीं पे अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, दोबारा क्लियर कर दूंगा मैं। सामाजिक भेदभाव, सामाजिक अन्याय
और शिक्षा में कैसे इंटरकनेक्ट है, आप समझ सकते हैं इसको, शिक्षा और सामाजिक न्याय। समझ में आ रहा है ना सबके? डिस्क्रिमिनेशन को अगर आप समझ चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अंबेडकर के जो विचार थे शिक्षा के लिए उनके जो सामाजिक न्याय के आधार पर जो उन्होंने काम किया था उसको समझना बेहद ही आसान हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर उसको डिस्क्राइब करूँगा। इन्हीं के आधार पर सामाजिक अन्याय होता है। सामाजिक न्याय सीधे से शब्दों में आप समझ चुके हैं। और वर्ण व्यवस्था, भारत खासकर हिंदू धर्म में 4 तरीके की वर्ण व्यवस्थाएं होती थी, जिसमें पहले ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य या व्यापारी, उसके बाद शूद्र, 4 वर्णों में विभाजित थी। अंबेडकर ने अपने लेख में कहा था जो ये वर्ण व्यवस्था भारत में बनाई गई थी, ये व्यवस्थाएं जो अभी हमको दिखाई दे कुरीतियाँ हैं, व्यवस्थाएं इस प्रकार से भेदभाव के तौर पे नहीं बनाई गई थी, कार्य विशेषीकरण के लिए बनाई गई थी। मतलब कि अगर आप ब्राह्मण हैं, आप पूजा का काम अच्छे से जानते हैं तो आपको पूजा का काम कर सकते हैं, और अगर आप अच्छे बलशाली व्यक्ति हैं तो आप सेना में जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अगर आप व्यापार के लायक हैं तो आप व्यापार कर सकते हैं, और अगर आप बाकी काम कर सकते हैं। अंबेडकर ने जब समझाया है तो वो इसलिए बनाया गया था कि वो उस काम को करे, ऐसा नहीं कि वो उसका पैतृक बन जाए। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहे, जो शूद्र है शूद्री रहे, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को नहीं बताते उसमें। वो कहते हैं कि ये जब ब्राह्मणवाद आया था तो ब्राह्मण ने इस व्यवस्था को थोपा और उसको कुरीतियों के रूप में विकृत रूप इसने ले लिया। अरस्तु और प्लेटो में से मुझे याद नहीं आ रहा, अपने सिद्धांत में उन्होंने कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर काफ़ी बल दिया था। उन्होंने कहा था शासक को शासक के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए, जो शिक्षक है उसको शिक्षक के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए, मतलब विशेषीकृत उसको होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन। जैसे किसी सब्जेक्ट में एक प्रोफेसर होता है, एक सब्जेक्ट का होता है, उस प्रकार से अंबेडकर ने इस पे कहा वर्ण व्यवस्था, जो कि बिल्कुल मेरी नज़रों में भी गलत है और ये सामाजिक अन्याय का कारण बना है भारत में। दूसरा है जाति प्रथा। जाति प्रथा भी इसी से रिलेट करती है, बिल्कुल सेम है। जो जातियाँ हैं उसमें भी भेदभाव, जातियाँ और वर्ण में काफ़ी अंतर है। जो वर्ण 4 वर्ण हैं उसके अंदर जातियाँ हैं। जैसे ब्राह्मण है तो अलग अलग जातियाँ हैं, इसलिए अलग टॉपिक है यहाँ पे।
फिर क्षत्रियों में अलग है, और उसके आधार पर भी भेदभाव हुआ है भारत में और अभी भी लगभग चल ही रहा है। अस्पृश्यता, छुआछूत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में ये उल्लेख किया गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान में, जो कि पुंडी सर की क्लास में भी बताया गया। अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह एक जाति से दूसरी जाति में विवाह, जो कि पहले आज़ादी से पहले शायद ही कहीं होता होगा, उसके बाद काफ़ी बड़ा। अंबेडकर ने खुद भी अंतरजातीय विवाह, जब उनकी पत्नी मर चुकी थी 1935 के लगभग उनकी पत्नी मरी, उन्होंने अंतरजातीय विवाह उसके बाद किया था। और वो इसको इसलिए बढ़ावा देते हैं कि जब अंतरजातीय विवाह होंगे, संबंध बनेंगे आपस में, और लोगों का अपने रक्त के प्रति सम्मान बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, तो इसलिए उन्होंने अंतरजातीय विवाह का भी बढ़ावा दिया। और दलित शिक्षा की बात करें, जो हमारा पूर्व समाज था आज़ादी से काफ़ी साल पहले, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस आधार पर तो भेदभाव नहीं किया, लेकिन अंबेडकर आज़ादी के दौरान, जब अंबेडकर के पास अच्छी शिक्षा हो गई थी, विदेशों में जाके पढ़ चुके हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाई की, भारत में भी की, लेकिन दलित शिक्षा को उन्होंने इसलिए बढ़ावा दिया कि दलित पढ़ नहीं पाते थे, उनमें क्षमताएं रहती थी। उनको ऐसा लगता था जब दलित पढ़ लेते थे तो मतलब सुन लेते थे कुछ भी चीज़ संस्कृत के शब्द, तो उनके कान में लोहा ऐसे शीशा पिघला के डालना, बोल देते थे तो जीभ काट देना, इस तरीके की व्यवस्थाएं थी। इसलिए अंबेडकर ने समझाया कि जब दलित शिक्षित होंगे उसके बाद संगठित होंगे, उनके पास अच्छी एजुकेशन रहेगी, संगठन बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, जो भी अन्याय हो रहे हैं उसके खिलाफ एक ताकत बन के खड़ी उभर सकेंगे। जैसे आज के टाइम पे संगठन बढ़ रहे हैं, जैसे कॉलेज में चुनाव होते हैं वो संगठन होता है, एबीपी हो गया, एनएसयूआई हो गया, ये भी संगठन ही है अपनी मांग को आगे रखने के लिए। इसी प्रकार से अंबेडकर ने दलितों को संगठित होने का प्रयास कराया और वो उसमें सफल भी हुए। आज के टाइम में अगर उसको आगे देखें, अभी के टाइम में उनका प्रयास इतना सार्थक रहा। अभी एक सांसद बने हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, किसी ने इनका नाम सुना है? तो उनकी इस शिक्षा के कारण वो अपना एक संगठन तैयार कर चुके हैं और संसद में अभी पहुँचे हैं इसी आधार पे। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में दलितों के प्रतिनिधित्व की मांग, सुना भी होगा आपने कि अंबेडकर ने अलग निर्वाचन की मांग की थी दलितों के लिए। अभी निर्वाचन कैसे होता है कि एक हमारे यहाँ से विधायक उठ गया, सांसद उठ गया, या ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं तो उसमें कोई भी व्यक्ति उठ जाता है, नहीं रिजर्वेशन इसमें भी है। 4-5 साल बाद एक बार अलग कैटेगरी की सीट आती, कभी ओबीसी, कभी एससी, कभी एसटी और कभी जनरल में, इस तरीके की सीटें आती हैं। अंबेडकर का ये कहना नहीं था। अंबेडकर ने कहा कि जो दलित हैं उनका निर्वाचन अलग होगा, उनका अलग निर्वाचित क्षेत्र किया जाएगा और जो अपने प्रतिनिधि को चुन के वो अलग ही निर्वाचित क्षेत्र में उनको वोट डालेंगे। ये वाला इनका ये कार्य सफल नहीं हो पाया। सेवाओं की बात करें तो सिविल सर्विस हो गया, गवर्नमेंट नौकरी होगी, जितनी भी चीज़ें इनमें इन्होंने पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की थी, जो कि अभी भी चल ही रहा है। जो भी रिजर्वेशन की जिसकी बात अभी चल रही है, कमजोर शोषित, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग इन्होंने की थी। जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन आरक्षण जिसको कहते हैं, इतना % इनका होना चाहिए, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, जो भी है। इसमें सिर्फ दलित नहीं है, इसमें महिलाएं हैं, इसमें ओबीसी हैं। ओबीसी ये सारा क्षेत्र शायद ओबीसी की क्षेत्र में आता है ना, तो इस साइड कहीं आता है पौड़ी गढ़वाल का एक क्षेत्र, हाँ ओबीसी क्षेत्र। हाँ, इन क्षेत्रों के लिए अलग से जो सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं वो इसी आधार पे हैं कि जब ये हर जगह पहुंच पाएंगे, इनकी ये आर्थिक रूप से ये सक्षम हो जाएंगे, इतनी कैटेगरी समाज के मूल धारा से जुड़ पाएंगे। कार्यपालिका ये कर लिया था मैंने इसी के साथ, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में। और नारी गरिमा, नारी गरिमा के लिए अंबेडकर के द्वारा जैसे मैटरनिटी लीव की बात इन्होंने की थी। जब महिलाएं कभी, आपने अभी सुना होगा कि कोई महिला जब नौकरी करती है कहीं सरकारी संस्थाओं में या प्राइवेट भी हो, किसी कंपनी में ये नौकरी कर रही है, जब वो प्रसव होती है प्रेगनेंसी के दौरान उनको छुट्टियां मिलती है। हाँ, छुट्टियां मिलती हैं, हाँ, तो इन्हीं की देन है वो। जब अंबेडकर कह रहा था जब इस तरीके से सारे लोग सक्षम हो जाएंगे
तो अच्छी शिक्षा भी ग्रहण कर पाएंगे। तो सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ, शोषक, शोषक और शोषित, सामाजिक न्याय, इसमें ना दलित है, न महिला है, न ओबीसी है, कोई भी नहीं है। शोषक और शोषित होते हैं। जो सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं, इसमें शोषक और शोषित होते हैं। जब शोषक और शोषित शब्द समाज से मिट जाएगा, उसके बाद समाज में सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा, क्योंकि कोई शोषित नहीं रहेगा, कोई शोषक नहीं रहेगा। तो शोषक और शोषित शब्द का समाप्त हो जाना ही सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकता है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? शोषक, मार्क्स एक महान विचारक। इस मामले में शोषक और शोषित के मामले में मार्क्स का नाम ही सर्वप्रथम लिया जाता है। शोषक शोषण करने वाला, और शोषित वो होता है जिसके साथ अत्याचार हुआ है। जैसे महिलाएं हैं, सती प्रथा के रूप में प्रताड़ित हुई हैं, दलित हैं, कई तरीके से प्रताड़ित हुए हैं। अंग्रेजों के द्वारा इंडियन को प्रताड़ित किया गया है। अमेरिका में रंग के आधार पर उनको भेदभाव झेलना पड़ा। यही है। तो अंबेडकर ने हमेशा से उच्च समाज को निम्न समाज के लिए शोषण का कारण माना है। यही मार्क्स भी मानते हैं। मार्क्स की बात इससे रिलेटेड नहीं है। मार्क्स भी यही मानते हैं कि जो पूंजीवादी समाज है वो गरीब तबके को दबाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से था। और कुछ पूछना है किसी को? समझ में आया? कुछ छोटा होगा तो देख लेता हूँ बाद। इन्हीं आधारों पे जो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद मैंने 17 बताया, एक डीपीएसपी में है अनुच्छेद 38 और एक अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान पूरी समानता पे ही आधारित है। बेहद सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो समानता की बात करते हैं और सामाजिक न्याय को स्थापित करने की बातें करते हैं। सामाजिक न्याय से संबंधित मौलिक अधिकार हैं हमारे देश में। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 14 से 18 और जो भी अधिकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से हैं 14 से 18 और अनुच्छेद 19 से 22। समानता का अधिकार 14 से 18 में है। किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद अनुच्छेद 19 से 22 सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए भाषण हो गया, संगठन हो गया और आवागमन की स्वतंत्रता की बात भारतीय संविधान में भी की गई है। अब लोग संगठन बना सकते हैं, अपना संगठन बनाते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए भी ये कार्य किए जा सकते हैं। और आवागमन की स्वतंत्रता भी सभी को है। हम भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं जहाँ तक हमारा संविधान का दायरा है, हमारा देश का दायरा है, और बाहर भी जा सकते हैं। उसके लिए अलग प्रोसेस है, अलग प्रक्रिया है। ये सामाजिक न्याय यही है। ये सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय समान होता है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी को समझ में नहीं आया हो तो। सामाजिक न्याय से संबंधित कुछ